नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेंशियल पैकिंग फॉर एसएसबी, यानी कि एसएसबी जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप 2 फाइल्स प्रिपेयर कर लीजिए। फाइल्स मतलब जैसे वो चेन वाली फाइल आती है प्रॉपर, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो एक जो आपकी फाइल होगी, आपको एक ही फाइल लेनी है। वो एक फाइल में जो आपकी फोल्डर वाली फाइल होगी उसमें आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यानी कि सारा आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट वगैरह वो सब रखेंगे। और दूसरी चीज़ उसमें जो अभी आपके एक्स्ट्रा करिकुलर के सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ठीक है, वो सब आप एक ही फाइल में बना के अपना उस फाइल को आज की डेट में ही तैयार कर लीजिए। एसएसबी के लिए नहीं, हर जगह वो काम आएगी आपकी फाइल, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप एक फोल्डर ले लीजिएगा, नॉर्मल जो बटन वाले फोल्डर्स होते हैं, ऐसे फोल्डर्स ले लीजिएगा। और इसमें आपको फोटो कॉपीज रखनी होती है। फोटो कॉपीज यानी कि यहाँ पर एसएसबी जो है 3 फोटो कॉपीज हर डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो, ग्रेजुएशन की, हर सेमेस्टर की मार्कशीट, उन सब के 3 फोटो कॉपीज, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 3 फोटो कॉपीज रिक्वायर्ड हैं, वो आप इस फोल्डर में रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आप रिटन एंट्री से जा रहे हैं, रिटन एंट्री सीडीएस एनडी एफकैट, तो उसमें आपको एक एडमिट कार्ड आपका रहेगा, ठीक है, और एक कॉल अप लेटर रहेगा, ठीक है। कभी कभी एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन एफकैट जैसे पेपर के लिए आपको एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड होता है, मस्ट है। तो आपको एफकैट का एग्जाम देने के बाद अपना एडमिट कार्ड जो है वो संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वो आपको एसएसबी में ले जाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको कॉल अप लेटर मिलता है। कई एसएसबीज में जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें कॉल अप लेटर जैसा ऐसा कुछ खास डॉक्यूमेंट नहीं आता है, एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको ले जाने पड़ते हैं। बाकी जहां पर कॉल अप लेटर आएगा वो भी आपको ले जाना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में फाइल एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो एडमिट कार्ड और कॉल अप लेटर हो गया। तीसरी चीज आ जाती है 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है। 10th की मार्कशीट आ जाएगी, 12th की मार्कशीट आ जाएगी। सीबीएसई बोर्ड है तो उसमें पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होता है, और आईसीएसई बोर्ड है तो वहां पर पासिंग सर्टिफिकेट भी होगा, तो वो भी आपको ले जाना पड़ेगा साथ में। कहने का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन में सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स ले जानी पड़ेगी। अगर आप अभी अपीयरिंग है, मतलब अभी भी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको प्रोविजनल डिग्री ले जानी पड़ेगी, ठीक है। प्रोविजनल तब ले जानी पड़ेगी जब आप पास हो चुके हैं और आपको डिग्री नहीं मिली है, ठीक है। प्रोविजनल इज दैट। बोनाफाइड इज व्हाट, कि आपको अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बोनाफाइड ले जाना पड़ेगा। बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है, आप कॉलेज के वो जो हेड लेटर होता है आप उसमें लिखवा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बोनाफाइड। बोनाफाइड का फॉर्मेट कभी कभी एसएसबी वाले प्रोवाइड करते हैं, कभी कभी कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। उसमें बेसिकली ये लिखा होगा कि ये बच्चा हमारे कॉलेज का है, इस सेमेस्टर में है, इतने परसेंटेज आए अभी तक, ये सब लिखा होता है, ठीक है। एंड एक चौथी चीज आती है डिक्लेरेशन फॉर सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। अब कभी कभी क्या होता है कि किसी कॉलेज में क्या होता है, 10th और 12th की मार्कशीट सबमिट कर ली जाती है, ठीक है। अब मान लीजिए सबमिट कर दी गई है और आप अभी भी परसुइंग है, मतलब ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होगा जिसमें कि कॉलेज के लेटर हेड पे लिखा होगा कि ये बच्चा हमारे कॉलेज का है और इसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिटेड है। जब ये पास हो जाएगा तो उसको डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये सब लिखा होगा, परसेंटेज लिखा होगा, आपके मार्क्स वार्क्स लिखे होंगे, वो सब एक डिटेल्ड फॉर्मेट एसएसबी वाले प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक। अब आ जाते हैं 5वीं चीज, सीजीपीए कन्वर्जन। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे 10th में सीबीएसई बोर्ड में तो सीजीपीए था, तो सीबीएसई बोर्ड में एक अच्छी चीज़ ये थी कि मार्कशीट के पीछे ही सीजीपीए की कन्वर्जन शीट दे रखी थी उन्होंने। मान लीजिए आप कॉलेज में हैं, कॉलेज में भी आपको सीजीपीए में नंबर दिए जाते हैं, तो सीजीपीए के जो नंबर होते हैं उसकी कन्वर्जन शीट होती है। कन्वर्जन शीट आपके एसएसबी में रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब वो कन्वर्जन शीट कैसी होगी कि वो आपके वेबसाइट वगैरह पे दी होगी कॉलेज के, या कॉलेज खुद प्रोवाइड करता होगा, तो वो भी सेम चीज़ कॉलेज के लेटर हेड पे आपको प्रिंट करा के ले जानी पड़ेगी, ठीक है। कभी कभी एसएसबी वाले प्रोवाइड करते हैं फॉर्मेट, तो उस फॉर्मेट में आपको वो सेम चीज़ टाइप करानी होगी, प्रिंट कराना होगा कॉलेज के लेटर हेड पे, और हर कॉलेज जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया उसमें कॉलेज का एक स्टैंप होगा वेरिफिकेशन के लिए कि वो कॉलेज की तरफ से आया है, ठीक है। फिर है नो बैकलॉग। कहने का मतलब जब भी आप एसएसबी में अपीयर कर रहे हैं तो आप किसी भी बैकलॉग के साथ नहीं होने चाहिए। मान लीजिए कि पहले इन पास्ट आपने कोई बैकलॉग क्लियर किया है, तो बैकलॉग क्लियर करने का भी एक सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा कि इस बच्चे ने बैकलॉग क्लियर कर लिया है, ठीक है।
अब आ जाते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट। अब एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो तब तो मस्ट है जब आप एनसीसी एंट्री से जा रहे हैं। मान लीजिए आप एनसीसी एंट्री से नहीं भी जा रहे हैं तो भी आपने एनसीसी के लिए मतलब फॉर्म्स में डाल रखा होगा कि मैंने एनसीसी कर रखी है। तो उसके लिए कहने का मतलब है कि आपको एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा, ए भी ले जाना होगा, बी भी ले जाना होगा, सी भी ले जाना होगा। आपके पास ए है, सिर्फ ए ले जाइए, ए बी है, दोनों ले जाइए, ए बी सी है, तीनों ले जाइए। ठीक है। एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ये प्रोफेशनल्स के लिए होता है। प्रोफेशनल्स माने कि अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस में नहीं रिक्वायर्ड होता है। जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपको एनओसी अपनी कंपनी के थ्रू लिखवा के ले जाना पड़ेगा। वो कंपनी के लेटर हेड पे आ जाएगा। लेटर हेड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक बेसिकली पेज होता है। आपने डॉक्टर्स के पास देखा होगा तो यहाँ पर डॉक्टर का नाम वाम लिखा होता है या हॉस्पिटल का नाम लिखा होता है और ऐसे करके डिटेल्स होती हैं, डेट लिखी होती है, यहाँ पर डॉक्टर साइन करते हैं या स्टैंप लगाते हैं, जो भी है। तो दिस इज नोन एज लेटर हेड। ये हर इंस्टीट्यूशन का अपने अपने पास होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं टिकट्स पे। तो टिकट्स जो हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं किसी भी एंट्री से। कहने का मतलब कि आपने सीडीएस क्लियर किया, आप सीडीएस से जब फर्स्ट टाइम गए, ठीक है, आपने एफकैट क्लियर किया, आप एफकैट से फर्स्ट टाइम गए, या आपने एनडीए क्लियर किया और आप एनडीए से फर्स्ट टाइम गए। ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो फर्स्ट एसएसबीज हैं, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने सीडीएस में मैंने क्लियर किया और सीडीएस को फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, तो मैं सीडीएस के फर्स्ट अटेम्प्ट वहाँ गया तो मेरे को ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ट्रैवलिंग अलाउंस माने कि मैं मान लीजिए लखनऊ से गया मैं देहरादून। ठीक है। तो लखनऊ से देहरादून जाने के लिए जो थर्ड एसी का प्राइस होगा ट्रेन में, थर्ड एसी का प्राइस मुझे वो लोग फर्स्ट अपनी एसएसबी मुझे वापस करेंगे। ठीक है। आने का भी जाने का भी, कि फॉर एग्जांपल लखनऊ टू देहरादून का प्राइस मुझे पड़ रहा है 2000 रुपये। ठीक है। तो वो लोग 2000 और यानी कि टोटल मुझे 4000 रुपये वापस कर देंगे। अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज में ये पैसे आ जाते हैं। तो इस ट्रैवलिंग अलाउंस को लेने के लिए टिकट्स रिक्वायर्ड होते हैं, टिकट्स की हार्ड कॉपी। ठीक है। टिकट्स की हार्ड कॉपी सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो सकता है वो टिकट, प्राइवेट का नहीं हो सकता है। कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपने पेट्रोल भरा लिया, स्लिप निकाल ली, वो लगा दी, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है। और ये फर्स्ट एसएसबी का मतलब समझ गए कि मैं मान लीजिए मैं 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ सीडीएस के एसएसबी के, फिर मेरा 5वां जो अटेम्प्ट है वो एफकैट का है, लेकिन वो एफकैट का पहला अटेम्प्ट है, तो मुझे उसमें भी ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आईडी कार्ड्स आ जाते हैं। आईडी कार्ड आपको अपने पास जनरली 2 आईडी कार्ड रखने हैं। 2 आईडी कार्ड मतलब जैसे आपने एक तो आधार रख लिया और एक मान लीजिए आपने पैन रख लिया या वोटिंग आईडी रख लिया। आपके पास कोई भी 2 तो मौजूद होने चाहिए। 3 हैं तो आप तीनों लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 हैं, 4 लेके जाइए। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ पर यूज़ होना होगा तो वो यूज़ हो जाएगा। फिर लास्ट हमारा पॉइंट आता है गेजेटेड ऑफिसर्स। अब गेजेटेड ऑफिसर्स का ये है कि आपका जब रिकमेंडेशन हो जाता है तो रिकमेंडेशन होने के बाद आपको रिक्वायर्ड होते हैं गेजेटेड ऑफिसर्स का डिटेल, फ़ोन नंबर वगैरह। वो एक फॉर्म होता है, वो कॉल अप लेटर में आपके आ जाता है। तो गेजेटेड ऑफिसर माने कि कोई सरकारी ऑफिसर है। ठीक है। एक लिस्ट आती है बेसिकली, वो मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको आप देख लीजिएगा। कोई फौजी है या डिफेंस का ही कोई बंदा है तो उसका तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। और कुछ मतलब डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जिसको हम लोग गेजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट में लेते हैं। वो अगर आपके रिलेशन में हैं तो आप उसको वहां लिख सकते हैं, एक्सेप्ट ब्लड रिलेशन। आपके ब्लड रिलेशन में वो नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो इतनी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आपको रिक्वायर्ड हैं। सबसे मस्ट ये वाली चीज़ है कि आप 2 फाइल्स अपनी भैया बना लीजिएगा। एक फाइल होगी और एक आपका नॉर्मल फोल्डर होगा जिसमें फोटोकॉपीज रखी होंगी। ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने शायद बताया नहीं, आपको 25 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज ये रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। 25 का मतलब 25, ना 24 ना 26। 26 आप एक बार को ले जा भी सकते हैं, लेकिन 25 मत ले जाइएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर 25 की 25 यूज हो जाती हैं, बट स्टिल हमें अपनी तरफ से कोई मौका नहीं देना है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कॉल अप लेटर में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जनरली दिए होते हैं। ठीक है। कभी कभी ये सेम डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, कभी कभी इनकी जगह कोई ऑल्टरनेट दिया होगा। ठीक है। पहला आ जाता है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन जो फॉर्म होता है उसमें बेसिकली आपकी डिटेल्स होती हैं थोड़ी बहुत, आपके पिताजी का नाम, आपका नाम,
डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ये सब होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एसएसबी की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। फ्रेशर हैं तो आपको कुछ नहीं डालना पड़ेगा ऑब्वियसली, और अगर आप रिपीटर हैं, आप जितनी भी बार स्क्रीन आउट हुए हैं या कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं वो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। जर्नी पर्टिकुलर इज फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस, मैंने बताया यहाँ पर जर्नी पर्टिकुलर का एक डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको भरना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक आए हैं, पीएनआर नंबर क्या है वगैरह वगैरह, फेयर क्या है, और इसी तरीके से आपको वहाँ पर कैलकुलेशन करके देना होता है कि ये आपका एक तरफ का फेयर है, उतना ही आपको दूसरी तरफ भी लगेगा। टोटल ये जो फेयर है ये आपको 15 दिन बाद आपके अकाउंट में आ जाएगा। अकाउंट डिटेल्स वगैरह इस पेज पे होती हैं जर्नी पर्टिकुलर के। इसके साथ आपको बैंक की पासबुक लगानी पड़ती है, मतलब बैंक की पासबुक का एक फर्स्ट पेज का फोटोकॉपी आइदर, और या वो लगा सकते हैं, चेक लगा सकते हैं अपना ब्लैंक चेक। और तीसरी चीज़ होती है इसमें टिकट की फोटोकॉपी। ये 3 चीज़ें आपको जर्नी पर्टिकुलर के साथ लगानी पड़ती हैं। इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है, आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, कि बेसिकली जो एसएसबी बोर्ड होता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी सेफ्टी के रिगार्डिंग, तो वो इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। कभी कभी इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं दिया जाता है तो आपको खुद से एक डिक्लेरेशन वो लोग फॉर्मेट प्रोवाइड कर देते हैं एसएसबी वाले, उसको आपको प्रिंट कराना पड़ता है और साइन वाइन कराना पड़ता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स वगैरह से। बोनाफाइड में समझा ही चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप परस्यूइंग हैं तो आपको कॉलेज के लेटर हेड पे लिखवाना पड़ता है कि आप परस्यूइंग हैं। कोर्स कम परसेंटेज सर्टिफिकेट, तो ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि आपकी सारा जो ग्रेजुएशन का है, 10th का है, 12th का है, उसके सारे के मार्क्स वार्क्स उसमें लिखे होते हैं। बेसिकली ग्रेजुएशन के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। कैंडिडेट क्वेश्चनेयर में भी आपके ही बारे में डिटेल्स होंगी, ठीक है। आपका रोल नंबर, नाम, कौन सी विंग आपने चूज़ की है, आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं, इनकम क्या है, मम्मी की इनकम क्या है, पापा की इनकम क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लास्ट चीज़ रहती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर टैटू। मान लीजिए आपने कोई टैटू बना रखा है अपने शौक की वजह से, तो वो टैटू के लिए आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा कि भाई मेरी बॉडी में फला फला टैटू है, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें आई क्या समझ में आ गई होंगी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि आप लोग को पैकिंग क्या करनी है, मतलब ड्रेस कोड क्या क्या है आपका, ठीक है। तो इसको मैं रब कर लेता हूँ और फिर इसके आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक पैकिंग के बारे में। तो मेल का मुझे ज़्यादा आइडिया है, फीमेल का मैंने डॉक्यूमेंट से पढ़ के निकाला है, ठीक है। तो मेल्स के लिए मेरी एडवाइस है, पर्सनल एडवाइस है कि भाई आदमी के पास 3 शर्ट्स एटलीस्ट होनी चाहिए और 3 ट्राउज़र एटलीस्ट होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि सर 2-5 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 दिन का काम है, आप 2 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप 3-3 रख लें, 3 पेयर्स आराम से रख लें ताकि वो यूज़ होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 2 वाइट शर्ट और 2 हाफ पैंट, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें बेसिकली हैं जीटीओ के लिए, ठीक है। कि जीटीओ के लिए आपको वाइट टी शर्ट और वाइट कलर की ही हाफ पैंट रिक्वायर्ड होती है गर्मियों में। अगर सर्दियों की आप बात कर रहे हैं तो वाइट टी शर्ट हो जाएगा, लोअर हो जाएगा और एक आपका जैकेट टाइप का हो जाएगा, ट्रैक सूट टाइप का, जो कि वाइट कलर का ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ आपके ऑब्वियसली जो सॉक्स होंगे वो भी वाइट होंगे और जो शूज़ होंगे वो भी वाइट होंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप रिपीटर हैं तो आप लोगों ने पहले देखा होगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने नहीं देखा होगा कि बच्चे वाइट कलर के अलावा भी चीज़ें पहन के आते हैं। सॉक्स कभी कभी ब्लैक कलर के पहन लेंगे, कोई रेड कलर के सॉक्स पहन लेगा, कोई शूज़ ग्रे कलर के पहन लेगा। देखिए बच्चे पहनते हैं, बट मेरी पर्सनल ये एडवाइस है कि यार ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब ये डिसिप्लिन में हमारे काउंट होता है कि नो डाउट हमें वहाँ कोई नहीं टोकेगा कि यार ब्लैक की जगह वो वाइट की जगह तुम ब्लैक पहना है या ग्रे पहना है, बट क्यों हमें ग्रुप से अलग दिखना है? अगर कोई चीज़ डिसिप्लिन का पार्ट है तो हम क्यों ना उसको फॉलो करें, ठीक है। और उसकी वजह से, इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें अपनी परफॉर्मेंस को अफेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है। जीटीओ के दिन, ये जो पूरा है जीटीओ का सेक्शन है, तो जीटीओ के दिन क्या है कि आप फुल वाइट यूनिफॉर्म में होंगे, ठीक है। बाहर से वाइट टी शर्ट हो जाएगी, वाइट लोअर हो जाएगा या वाइट हाफ पैंट हो जाएगा। आप गर्मियों में भी लोअर पहन सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है, और हाफ पैंट भी पहन सकते हैं, इट्स योर चॉइस। बट रिकमेंडेशन यही है कि आप वाइट टी शर्ट के साथ वाइट हाफ पैंट ही पहनेंगे। सर्दियों की चीज़ है तो आप लोअर डाल सकते हैं, टी शर्ट आपको पहननी पड़ेगी और उसके ऊपर से एक ट्रैक सूट टाइप का, एक जैकेट टाइप का वाइट कलर का ही होगा, ठीक है। शूज़ की बात कर लेते हैं, तो शूज़ आपको जो बॉयज़ हैं, जो मेल्स हैं, यहाँ पर आपको ऑब्वियसली 2 पेयर आपके शूज़ होने चाहिए। एक होना चाहिए आपका वाइट वाला शूज़, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़, और दूसरा होना चाहिए आपका फॉर्मल शूज़, ठीक है। फॉर्मल मेरी रिकमेंडेशन है कि ब्लैक होना चाहिए,
बाकी आप ब्राउन भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक का क्या है कि ब्लैक आपके हर आउटफिट में मैच कर जाता है। शर्ट्स और ट्राउजर की बात मैं ये बताऊं कि शर्ट्स हमेशा लाइट कलर की रहेंगी और ट्राउजर हमेशा डार्क कलर की रहेंगी। चेक्ड पैटर्न कुछ अलाउड नहीं है। अलाउड फिर वही चीज़ आ जाती है कि अलाउड का ऐसा कुछ वहाँ पर वो नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप लोग प्लेन शर्ट्स ही पहने, ठीक है। जैसे ट्राउज़र में आप जनरली जो ट्राउज़र रख सकते हैं हम लोग ब्लू, ब्लैक और ग्रे ट्राउज़र, ठीक है। ये 3 कलर्स इनफ हैं, इन 3 के अलावा आपको कोई कलर रखने की ज़रूरत नहीं है। शर्ट्स में बात कर लें तो शर्ट्स में भी लाइट शर्ट्स कॉमनली वाइट हो गई, लाइट ब्लू हो गई, येलो हो गई, पिंक हो गई, जैसे अब लाइट कलर्स हैं ये सब आप रख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है यहाँ पर फीमेल्स के लिए। तो फीमेल्स के लिए भी ऑब्वियसली फॉर्मल्स तो हैं ही, शर्ट्स और ट्राउज़र तो अलाउड है ही, ठीक है। शर्ट्स और ट्राउज़र के अलावा ऑप्शन जो डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है वो सलवार सूट भी दिया हुआ है, लेकिन फिर से मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप शर्ट और ट्राउज़र में जाइए। फॉर्मल्स पहन के जाएंगे तो आदमी वैसे भी अच्छा लगता है। देखिए लोग सब में अच्छे लगते हैं, मैं वो पर्सनल आपकी चॉइस है, बट स्टिल एक अगर ऑफिशियल जगह पर आप जा रहे हैं तो फॉर्मल्स ही रिक्वायर्ड हैं। फॉर्मल्स ही ज़्यादा बेटर सूट करेंगे उस जगह पे, ठीक है। तो आपने शर्ट और ट्राउज़र ले लिया। जीटीओ के लिए आपका भी सेम है, ठीक है। वाइट टी शर्ट्स रहेंगी और नीचे आप वाइट ट्रैक पैंट्स यानी कि जैसे फुल लोअर हो गया या किसी डार्क कलर का लोअर आप पहन सकते हैं जो कि उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। सर्दियां हैं तो ऊपर से एक ट्रैक सूट रहेगा वाइट कलर का। कहने का मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करिए कि आप जीटीओ के दिन कंप्लीट वाइट रहें। फीमेल्स में भी कभी कदार होता है कि वो लोग शूज़ पिंक कलर के ले जाते हैं या वाइट पे कुछ पिंक कलर का बना हुआ है या ग्रे कलर का बना हुआ है, कुछ ग्लिटर टाइप का लगा हुआ है। कोशिश करिए कि जो आपके स्पोर्ट्स शूज़ होंगे वो कंप्लीट वाइट कलर के हों, ठीक है। कंपलसरी नहीं है लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि वाइट ही हों, ठीक है। अब ये एसएसबी सेंटर्स के हिसाब से है, ये दोनों में है कि कई बार मेस में, जैसे कि अगर मैं वाराणसी एएफएसबी वाराणसी की बात करूं या गांधीनगर की बात करूं, तो वहां पर मेस में फॉर्मल्स कंपलसरी होते हैं। आप वहां पर लोअर टी शर्ट ये जीटीओ वाली ड्रेस में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको फॉर्मल्स रिक्वायर्ड रहेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ठीक है। इसीलिए मैंने 3 यहाँ पर बोल रखे थे ताकि वो अदल बदल के यूज़ हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपको ना धुलना पड़े। और शूज़ का भी सेम है यहाँ पर। शूज़ आपके अगर आप शर्ट पैंट पहन रहे हैं तो फॉर्मल शूज़ रहेंगे ब्लैक या ब्राउन कलर के, प्रेफर्ड ब्लैक, और दूसरे रहेंगे आपके वाइट कलर के, ठीक है। वाइट जो कि आप जीटीओ में यूज़ करेंगे, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था मेरा बॉयज़ के लिए, फेशियल हेयर और हेयर कट। जैसे कि कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि बियर्ड रख के जा चुके हैं, ठीक है, बियर्ड रख के रिकमेंड हो चुके हैं, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर वो चीज़ वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है तो उस चीज़ को करने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं यार, 5 दिन की बात है, 5 दिन के लिए अगर आप बियर्ड हटा लेंगे अपनी तो कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो घर की खेती है, आ जाएगी 10-15 दिन बाद, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर आप क्लीनली जाएंगे, क्लीनली मतलब आप मुस्टैचेस रख सकते हैं, ठीक है। अगर मुस्टैचेस कंप्लीटली अच्छे से नहीं आती हैं तो आप उसको हटा भी सकते हैं, ज़ीरो भी कर सकते हैं, लेकिन बियर्ड आप कोशिश करिए कि बियर्ड आप शेव करके ही जाएं, ठीक है। बियर्ड को नहीं रखना है। और हेयर कट जो है वो ऐसा हेयर कट नहीं होना चाहिए जो कि मतलब आपके बाल ऐसे ही नहीं होने चाहिए जो कि सामने आ रहे हैं, माथे पे आ रहे हैं, ठीक है, और आपको बार बार ये सब करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बाल छोटे होने चाहिए, ठीक है, जिसमें कि आप अच्छे लगें खुद को भी और सामने वाले लोगों को भी, ऑफिसर्स को भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे कपड़ों के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं किसी के भी फाइनेंशियल पॉइंट्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्थिति नहीं है 3 शर्ट और 3 पैंट बनवाने की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लेके जाइए, आप 1 लेके जाइए, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर समय आपको नया ही बनवाना होता है, ठीक है। आपके पास कोई शर्ट रखी होगी, पिताजी की शर्ट है, आप उसको फिटिंग करा लीजिए। प्लेन शर्ट्स, लेकिन कोशिश करिए शर्ट्स प्लेन होनी चाहिए, सेम मतलब जैसा मैंने पहना है लाइट ब्लू प्लेन, ठीक है। और ट्राउजर्स डार्क कलर के होने चाहिए, डार्क कलर मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। अगर आप ब्लैक लेके जाते हैं तब तो सॉर्टेड है, आप 1 ट्राउजर भी ले जा सकते हैं। शर्ट्स आपके पास 2-3 हो जाएगी, क्योंकि मान लीजिए गर्मी का मौसम है, ख़राब हो रहा है, आपको ही धुलना पड़ेगा, मेहनत एक्स्ट्रा पड़ेगी, तो उसके लिए आप 3 लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स उतनी नहीं है, आप उतना नहीं खर्च कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 लेके जाइए, 2 लेके जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है ना मैंने कि सेफ्टी इज़ इन योर हैंड।
यानी कि कहने का मतलब आपके बैग की सेफ्टी, आपके सामान की सेफ्टी वो आपके हाथ में है। आप अपने पर्सनल बैग के लिए एक लॉक ले जा सकते हैं, आप जब भी बाहर जा रहे हैं तो लॉक करके जा सकते हैं, वो आपके हाथ में, ठीक है। उसके लिए कोई आपको मना नहीं करेगा कि लॉक क्यों लगा रहे हो, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट लिख रखा है कि भाई आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट रिकमेंडेशन के क्लोज है, लेकिन अचानक से जीटीओ आता है और जीटीओ कहता है कि सर शूज़ ब्लैक पहन के आया था, ठीक है, या ये मेस में भी फॉर्मल्स में नहीं आ रहा था। तो ये सब चीज़ें क्या है ना कि ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि हर हाल में आपका रिकमेंडेशन रोक दिया जाएगा, ठीक है, बट स्टिल देयर आर चांसेस कि ये पॉइंट अगर उठा दिया जाए तो ये लो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा, ठीक है, कि आपको जो काम दिया गया, आपको व्हाइट शूज पहनने को दिया गया था लेकिन आप ब्लैक पहन के आ गए या ग्रे पहन के आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से अगर आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपको खासकर डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखना होगा। आपको जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसका बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कपड़ों के लिए, पैकिंग के लिए, ठीक है, और ये 2 पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।